ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा जहाँ पे हम बात करेंगे पूजा के साथ, जिन्होंने एमए सेट क्वालिफाई किया है। करेंटली हमारा जो एग्जाम हुआ था एमए सेट का। तो हेलो पूजा, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। तो एक बार हेलो सर। इंट्रोडक्शन दे दीजिए स्टूडेंट्स को। हेलो सर, माय नेम इज पूजा Purekar and I have completed my BE from MIT College Pune and then I have completed my MA from DY Patil College Pune itself। उसके बाद मैंने 3.5 साल एक टाइसन इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब किया। ओके एंड इतना मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ओके एंड ठीक है। तो फिर करेंटली आपका स्टेटस क्या है? करेंटली आर यू वर्किंग और करेंटली आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम? No sir, I'm not working currently. I'm preparing for NET and JRF। रिसेंटली मैंने सेट क्वालिफाई किया। मैं नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। स्टार्टिंग में मैंने सेट क्वालिफाई कर लिया, पर अब मैं जून में नेट और जेआरएफ दोनों के लिए प्रिपेयर कर रही हूं। ओके गुड। तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने यूजीसी नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे एंड साथ ही साथ आपने सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। एंड मेनली अगर हम बात करेंगे यूजीसी नेट एंड सेट दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो भी बोलता है कि मुझे नेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आराम से ऐसा कोई सेट के लिए कोई आई डोंट थिंक कि कोई डिफरेंट तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के दोनों सिलेबस जो होते हैं एग्जैक्टली सेम ही होता है, राइट? तो फिर थोड़ा सा चलते हैं हमारे जो भी सिलेबस की तरफ। तो मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक जब भी आप नेट या फिर सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर आपने देखा होगा पेपर 1 में पेपर 2 का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट रहता है, राइट? तो फिर आपका क्या स्ट्रेटेजी था? क्या आपको सिलेबस देख के डर लगा था या फिर नहीं, तो आपने उसको ओवरकम किया? तो कैसे किया, थोड़ा सा बताइए। सर, डर तो नहीं, पर थोड़ा बहुत मैं नर्वस या टेंशन में थी कि इतना ह्यूज सिलेबस है। पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है और उसके अंदर भी बहुत से सब पॉइंट्स थे। तो उन सबको कवर करने में मुझे ऐसा लगा था कि एक साल ना निकल जाए, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग और एमटेक पास आउट करके मुझे लॉन्ग टाइम गैप थी। और अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, मतलब कंसेप्ट बहुत क्लियर हमारे होने चाहिए। तो फिर इसीलिए मैंने आईएफएस को चुना था, ताकि मेरे जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन हो आप प्रॉपर गाइड करो और मैं जल्दी से जल्दी उस सिलेबस को कवर कर सकूं। मुझे मिनिमम टाइम में एग्जाम को क्रैक करना था। तो पेपर 1 में जैसे 10 यूनिट्स थे, तो मैंने वो देखा कि मेरे कौन से जो स्ट्रॉन्ग है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करती गई, और जो थोड़ा बहुत वीक था मैंने वो देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, बस उसी पे मैंने फिर फोकस किया। क्योंकि टाइम स्पेन बहुत कम था, तो मैंने उस हिसाब से फिर थोड़ा बहुत प्लान करके मैंने स्टडी किया। जैसे स्टैटिक पोर्शन है हायर एजुकेशन, उसको मैं रोज रिवाइज करती गई, क्योंकि वो हम भूलते जाते हैं। पीडी था जो यूनिट जो मुझे थोड़ा बहुत टफ लगता था, तो उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया। तो इस हिसाब से फिर जैसे आईएफएस वालों ने भी मुझे हेल्प किया, उस हिसाब से ही मैं वर्क करती गई। ओके बहुत बढ़िया। तो फिर आपने पूरा ऊपर एनालाइज किया एंड एक अच्छा सा प्लान बना के फिर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सिलेबस को कवर अप किया। एंड जैसे डेफिनेटली पेपर 1 एंड 2 दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पेपर 2 मेरा बहुत अच्छा है, तो फिर मैं पेपर 1 के ऊपर अगर इतना फोकस ना दूं तो फिर मेरा क्लियर हो जाए। तो आपका ये स्टेटमेंट के ऊपर क्या बोलना रहेगा? नहीं सर, मैंने जब सब जैसे सेठ सर या फिर आप लोग हमें जब बताते थे कि पेपर 1 इज की टू पास योर नेट एंड जेआरएफ, तो हमें ये पहले मतलब बिलीव नहीं होता था। पर बाद में जब मेरा नेट 4 मार्क्स से रह गया, तब मुझे पता चला कि शायद मैं ये मार्क्स पेपर 1 में स्कोर कर सकती थी, क्योंकि पेपर 1 एज कम्पेयर टू पेपर 2 मेरा थोड़ा सा इजी था, तो मैं कर सकती थी और मेरा वो निकल भी जाता फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि पेपर 1 मुझे नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में दे सकता था, पर मेरा थोड़े से इससे वो रह गया। तो पेपर 1 तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। पेपर 2 मैं मानती हूँ कि सबका वो कोर सब्जेक्ट होता है, पर इट इज वेरी मच वास्ट टू कंप्लीट और उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब पेपर कुछ भी आ सकता है। ये मैंने देखा जब मैंने पहली बार नेट के एग्जाम दिया। तो मैं तो यही बोलूंगी सारे स्टूडेंट्स को कि पेपर 1 स्ट्रॉन्ग तो करना ही है हमको, कैसे भी करना। डेफिनेटली बहुत बढ़िया। तो फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला एंड सबको पता होगा कि नेट एंड सेट आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिलेबस तो सेम ही रहता है। तो इसीलिए जैसे पूजा ने भी अभी भी बताया कि चाहे आपका कोई भी पेपर हो, आप पेपर 2 जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ ये हमारा कोर पेपर है तो इसमें हम बहुत अच्छा कर ही जाएंगे, लेकिन एंड उसके चलते वो पेपर 1 को थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। एंड देखो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वही 2-3 मार्क 4-5 मार्क से ही रह जाते हैं, उनका क्लियर नहीं होता है। एंड आप देखोगे अगर दोनों पेपर को कंपेयर करोगे, पेपर 1 में ही आपका थोड़ा बहुत लैग होता है, क्योंकि वहाँ पे लगता है सबको इजी पेपर है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप सेट में बात करो या नेट में बात करो
पेपर 1 का जो लेवल है ना वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर डेफिनिटली आपको कोई भी पेपर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों को बैलेंस वे में पढ़ना है। पेपर 1 को भी आपको इम्पोर्टेंस देना है एज़ वेल एज़ योर पेपर 2 को भी इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा पूजा बताइए कि आपने जो जैसे भी प्रिपरेशन किया मतलब कैसे आप ये जो नेट एंड सेट एग्ज़ाम का जो मोटिवेशन है या फिर आपका जो एम है वो कैसा है? आपका स्टार्टिंग से ही था टीचिंग फील्ड में आने की या फिर किसी से आप इंस्पायर हुए एंड सो ऑन लेट अस नो? सर मेरी मदर भी टीचर है, उन्होंने भी शादी के बाद एमफिल और पीएचडी कंप्लीट किया था, तो शी इज आल्सो इन टीचिंग। तो तभी से मेरा टीचिंग में एक मेरा पैशन है कि मुझे जो भी कुछ करना है, एक एजुकेशन में ही कुछ तो भी करना है। एंड मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैंने 3.5 साल जॉब भी किया, पर वो परमानेंट जॉब नहीं था। एंड इन नाउअडेज हमें सबको एक परमानेंट और सिक्योर जॉब होना चाहिए, ऐसा हुँ, लगता हुँ। है। तो फिर यस, मुझे यस। पता चला कि अगर परमानेंट और सिक्योर जॉब के लिए इधर आई नीड टू कंप्लीट पीएचडी डिग्री और एल्स नेट सेट होना चाहिए। और पीएचडी करना तो 3 और 4-5 साल का एक लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है। तो इसलिए फिर मैंने नेट सेट को चुना, ताकि नेट साल में 2 बार होता है और सेट भी महाराष्ट्र सेट साल में 1 बार होता है। और ये मुझे परमानेंट जॉब दिला सकता है सीनियर कॉलेज पे। तो इसीलिए मैंने फिर नेट सेट की तरफ मैंने डायरेक्शन चेंज किया और फिर मैं इसका प्रिपरेशन करती गई। ओके, वेरी गुड। तो फिर वही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है कि दे शुड डू देयर पीएचडी राइट? या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम भी रहता है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। जैसे सबको पता होगा कि पीएचडी भी आप चाहे तो नेट या फिर सेट बिना क्वालीफाई भी कर सकते हो, लेकिन करिए थोड़ा सर। जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो भी स्कॉलरशिप वाला चीज़ है, वो आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर आप मिलेगा। चाहते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, कोई भी एक अच्छी कॉलेज में, कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक काइंड ऑफ परमानेंट पोस्ट आपके पास हो, तो उसके लिए आपको पता होगा नेट या फिर सेट जो होता है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। तो आपको ये अगर आप क्लियर करोगे तभी जाके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये नहीं। एग्ज़ाम जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, जिनका एम इसी डायरेक्शन में रहता है कि उनको पीएचडी करना है या फिर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा-सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पे बात करते हैं पूजा आपने अब बताओ कि आपने जितना टाइम भी प्रिपेयर किया ये एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए या फिर सेट के लिए मेनली जो आपने क्लियर किया है अभी, तो फिर आपने क्या पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप किया था? पेपर 1 का एंड पेपर 2 का आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर अप किया था या फिर कितना-कितना किया था एक बार बताओ? नहीं सर, पूरा तो मैं नहीं कर पाई। जैसे मैंने नवंबर एंड में आईएफएस जॉइन किया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मुझे यस। मिले। और मार्च में एग्ज़ाम आ चुकी थी और शायद हुँ, वो हुँ। कुछ तो भी नेट का दिसंबर साइकिल भी बीच में आ गया। तो आप सब लोगों ने बताया था कि एज़ अ डेमो मॉक टेस्ट करके वो आप अटेम्प्ट कीजिए। तो मैंने नेट तो एज़ अ डेमो मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट किया। मेरा पहले गोल था कि मैं सेट ही क्लियर करूँ, महाराष्ट्र सेट, जो हुँ, हुँ, 26 हुँ। मार्च को होने वाला था, वो पहले से फिक्स था। तो मेरे ओके। पास साढ़े 3-4 महीने थे प्रिपरेशन करने के लिए, पर मैं फर्स्ट टाइम ही प्रिपेयर करी थी। मैंने फर्स्ट टाइम सिलेबस डाउनलोड किया और मैंने क्विकली आईएफएस के साथ मैं जुड़ गई। मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था आईएफएस के बारे में। तो और आपने फर्स्ट चालू कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ यूनिट मतलब पेपर 2 स्टार्ट किया था। तो जितना आपने मुझे पढ़ाया मैंने वो किया, और जैसे ही डेट डिक्लेयर हुई, तब थोड़ा-सा टेंशन आया, क्योंकि मेरा सिलेबस 50% भी थोड़ा बहुत ऐसे कवर नहीं पाया, क्योंकि टाइम बहुत कम था पढ़ाने के लिए। हुँ, तब हुँ। मैंने आईएफएस से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डेड वीडियोज़ मेरे ऐप में प्रोवाइड किए। तो फिर मैं साथ, जब आप सुबह मुझे पढ़ाते थे, मैं आपके साथ 1 यूनिट पढ़ती थी और फिर खुद से मैं रिकॉर्डेड वीडियो के साथ-साथ मैं दूसरा यूनिट पढ़ती थी। तो ओके। साइमल्टेनियसली ऐसे 2-2 यूनिट करके मैंने 6 यूनिट कंप्लीट किए थे पेपर 2 के। और पेपर 1 का मैंने कंप्लीट 10 यूनिट्स पढ़ के गई। थोड़ा बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन तो प्रैक्टिस से ही होता है, तो मैं हफ्ते में 1 बार डेटा इंटरप्रिटेशन लगाती थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पर पेपर 2 का मैंने मतलब 5 या 6 यूनिट ही मैं कर पाई थी, और फिर मैंने जो भी रेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कि मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स थे, फिर उसको मैं एक बार पढ़ के गई। और जो आप यूट्यूब पे एमसीक्यूज लेते थे, वो मैंने थॉरली आपके साथ मैं थ्रू आउट मतलब एंड ऑफ दी मतलब जब तक एग्जाम नहीं तब तक मैं आपके साथ जुड़ी थी। तो वो मैंने कंप्लीट किया। यस, पर मैं डेफिनिटली पूरा मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाई। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने वो भी नोटिस किया था। तो हुँ। फिर आपने सेट के लिए ही पहले से टारगेट किया था एंड जैसे आपने बताया पेपर 1 आपने ऑलमोस्ट अच्छा से फ़ोकस किया था एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आपने पेपर 2 का पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाए थे एंड उसके बावजूद भी आपने जैसे बोला थोड़ी देर पहले कि आपने नेट में काफ़ी अच्छे स्कोर किए थे, शायद 2-4 मार्क्स से वो रह गया था। हाँ, 4 मार्क्स मेरा रह यस एंड सेट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया। तो वही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर अप करेंगे पेपर 1 के एंड पेपर 2 के, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं किए तो फिर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। आज ईज़िली हो सकता है, जैसे आपने क्वालीफाई किया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो कोई भी पेपर आप पेपर 1 के बारे में बात करो, फिर पेपर 2 के बारे में बात करो, पूरा का पूरा सिलेबस बिना कंप्लीट किए भी वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं।
चाहे वो नेट हो, चाहे वो जेआरएफ हो, चाहे वो सेट एग्जाम हो। तो ये बात आप सब ध्यान से सुनो कि पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो तभी जाके आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते हैं कि उन्होंने अप्लाई किया होता है एग्जाम के लिए, लेकिन वो सोचते हैं कि मैंने तो इतना पढ़ा ही नहीं है, 4-5 यूनिट ही पढ़ा है, पेपर 1 में तो और 2-3 यूनिट बाकी रह गया, तो मैं एग्जाम देके क्या भी फायदा, मेरा तो होगा ही नहीं। तो ऐसे उसको एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो ऐसा किसी को भी सोचना नहीं है। आराम से, जैसे पूजा ने बोला, आराम से इज़िली आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्मार्टली आपको खेलना पड़ेगा। सब कुछ देखना पड़ेगा कि एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, मिनिमम टाइम के अंदर कैसे मैक्सिमम थ्रूपुट आप लेके आ सकते हो, ये थोड़ा-सा आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया पूजा। एंड आपने जैसे बोला कि आईएफएस से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हुआ है, आपने यूट्यूब के जो सेशंस था लाइक और पीओआई के सेशन भी मैं उस टाइम में लेके आता था लाइक और महाराष्ट्र सेट का भी है एंड बहुत सारे सेट एग्ज़ाम का एज़ वेल एज़ जो नेट एग्ज़ाम की पीओआई की भी मैं लेके आ रहा था यूट्यूब पे एंड आपने वहाँ पे भी कंसिस्टेंटली हमारे साथ जॉइन किया था स्टार्टिंग से एंडिंग तक। एंड उसके साथ-साथ जैसे आपने बोला कि लाइक जो लाइव क्लास पहले होता था, लाइक मैं मॉर्निंग में जो आपका लाइव क्लास ले रहा था, तो आपका जो बाकी टाइम है सेकंड हाफ में या फिर आपकी जो फ्री टाइम है, आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख रहे थे एंड ये भी हम सारे के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं इसीलिए क्योंकि उनके पास अगर टाइम होता है, तो फिर वो इज़िली रिकॉर्डेड सेशन को भी देख सकते हैं, है ना? एंड ये डेफिनिटली आपने टाइम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं लाइक उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, फिर एट द एंड बोलते हैं कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया या फिर हमारे पास टाइम नहीं हुआ इसको पढ़ने के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि एग्ज़ाम इतना जल्दी हो जाएगा, एग्ज़ाम इतना जल्दी आ गया। तो ये सब बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जितना भी टाइम आपके पास है, सबके पास उतना ही टाइम है। उसको जो भी स्टूडेंट अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा, उसका एग्ज़ाम निकलेगा, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो बहुत बढ़िया पूजा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशंस। नेक्स्ट मैं आपको एक काइंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका क्या मैसेज रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए दोज़ हू आर करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम या फिर एनी सेट एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन लेवल पे? सर मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जब हम बोलते हैं कि मैं 6 महीने पढ़ के एग्ज़ाम दूँगा, तो वो तो चीज़ निकाल लीजिए। हो सकता है एग्ज़ाम 3 महीने भी आ जाए, 4 महीने में भी आ जाए, यस, तो यस, आप उस हिसाब डेफिनिटली। से स्ट्रैटेजी बनाएँ। जैसे मेरी एग्ज़ाम 3 महीने में आ गई थी। मैंने सोचा था कि जून का अटेम्प्ट मैं नेट का दूँगी और मार्च हुँ, में हुँ। सेट दूँगी। और उस बीच ही आ गया तो उस अकॉर्डिंग मैंने जल्दी से मेरी स्ट्रैटेजी चेंज की। जैसे मैंने कहा मैं साइमल्टेनियसली 2-2 यूनिट में खुद से करती गई। तो उस हिसाब से आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। आईएफएस तो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, पर एकदम किसी और पे पूरा डिपेंड ना होने से अच्छा आपको खुद से सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको स्टडी मटेरियल बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन हमें इतना स्टडी मटेरियल है और आप अगर यूट्यूब पे अगर देखते जाओगे, तो आप खो जाओगे उस सिलेबस में। सिलेबस बहुत वास्ट होते जाएगा और एट द एंड ऐसा हो जाएगा कि टाइम निकलते जाएगा और आपको कुछ भी पढ़ा ही नहीं होगी। तो ईदर टू हैव 10 बुक्स एंड रीड इट 1 टाइम्स, मैं तो बोलूँगी 1 बुक लीजिए एंड रीड इट 10 टाइम्स, रिवाइज़ करते जाइए, हुँ, हुँ, पर हुँ, हुँ। रिविजन इन मस्ट है, रिविजन के सिवा कुछ होने डेफिनिटली वाला नहीं। रिवीजन इज़ डेफिनिटली द की क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो करते हैं लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग है हम तो फिर हम कितना भी पढ़ लें हाँ, तो फिर थोड़ा-सा टाइम के बाद वो फेड अवे होने लगता है हमारे माइंड से। यस। तो मैं हमेशा भी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम्स पहले तो एटलीस्ट 1-2 बार तो आपको रिवीजन करना चाहिए। आपने जितना पढ़ा है, नहीं तो फिर आपने जितना पढ़ा है वही फिर आप डिलीवर नहीं कर पाए एग्ज़ाम में। मैंने भी जो मैं आपके साथ-साथ क्लास में नोट्स बनाती थी, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, फिर जो-जो अपने जो फ़ॉर्मूलाज़ होते थे, फिर वो मैंने वॉल पे स्टिक भी किए थे ताकि मैं वो रोज़ उसको पढ़ सकूँ। हायर हुँ, हुँ, एजुकेशन हुँ। के जो भी स्टैटिक पोर्शन था, वो भी मैंने वॉल पे स्टिक करके रखा था कि ताकि मैं वो रोज़ उसको पढ़ सकूँ। तो मैं वही बोलूँगी कि एक किताब या फिर एक ही कोचिंग के साथ आप जाइए और उसी को थॉरोली आप फ़ॉलो कीजिए, तो आपका हो जाएगा। डेफिनिटली एंड ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि एक साथ मल्टीपल जगह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ हाँ, पे जॉइन कर लिया, यस सर। वहाँ पे जॉइन कर लिया। उनको लगता है कि हम अगर 2-3 जगह से एक टाइम में पढ़ेंगे तो फिर में भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा मिस अप हो जाता है कि आप इसके साथ प्रोग्रेस करोगे या फिर उसके साथ प्रोग्रेस करोगे। यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, वहाँ पे कोई कुछ और बोल रहा है एंड आई डोंट थिंक कि वो एक बेहतर वे है। जैसे आपने बोला कि हमेशा एक वन वे होके पढ़ो लाइक में मुझे इसके साथ ही पढ़ना है या फिर इसी इंस्टीट्यूट के साथ ही पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सेम टाइम में ई बुक से उठा लिया, वो बुक से उठा लिया, वो ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे आपने भी वो पॉइंट को नोट आउट किया लाइक अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, आपको हमेशा उसी एग्ज़ाम सेंट्रिक होके पढ़ना है। उस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, क्या पैटर्न है उसका एंड हमको हमेशा इधर-उधर घूमना नहीं। फिर वही भटकते रहोगे यस बहुत सर। टाइम आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे लेकिन आपका नहीं होगा एंड ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता भी है। लाइक उन्होंने 2 बार 3 बार भी एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उनका होता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स पहली बार में ही उसको क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक है?
ओके, तो बहुत बढ़िया पूजा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन एज़ वेल। एंड वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो जैसे आपने अभी एमएस-सेट को क्वालीफाई किया एंड जैसे बोल रहे हो कि आप यूजी नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर आपका आगे का प्लान क्या है? थोड़ा-सा बताइए। लाइक करंटली आप आगे क्या करोगे? लाइक कोई जॉब के सर्च में आप हो या फिर आप फिर भी यूजी नेट एंड सेट सॉरी पीएचडी के लिए प्रिपेयर करो, जो भी नहीं सर। आपका आगे का एम है, थोड़ा-सा बताइए? सर यस, मैं अभी तो जून का अटेम्प्ट दूँगी जिसमें मैं नेट और जेआरएफ दोनों पे कॉन्संट्रेट करूँगी। साथ ही साथ मैं सीनियर कॉलेज की जैसी वैकेंसी आती है, जैसे उसका क्राइटेरिया ही नेट सेट था, तो उसी के लिए मैंने अप्लाई किया था और मुझे मतलब कम शॉर्ट ड्यूरेशन में मुझे जल्दी से जल्दी एटलीस्ट सेट तो भी निकालना था। और महाराष्ट्र सेट भी थोड़ा बहुत टफ ही होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो यस, मेरा ये अभी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो मेरा क्रैक हो गया। अभी मैं नेट और जेआरएफ के लिए भी जाऊँगी और आगे मुझे पीएचडी भी करना है। मतलब मुझे टीचिंग में पूरे हाईएस्ट डिग्री तक मुझे जाना ही है। और आगे मैं एज़ अ सीनियर लेक्चरर एक कॉलेज में मुझे जॉइन होना है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर अ वैकेंसी। वैकेंसी आते ही फिर मैं उस पे वहाँ पे अप्लाई करूँगी। ओके, बहुत बढ़िया। एंड ये मेरे मेरे साइड से भी एक लास्ट पॉइंट रहेगा सभी के लिए, पूजा आपके लिए भी। लाइक जो यस भी सर। स्टूडेंट एग्जाम के लिए लाइक प्रिपेयर करे वन जिनका क्लियर भी होता है, तो आप यस। ऐसे मत सोचो कि अगर हमारा यूजीनेट एग्जाम क्लियर हो गया या फिर हमारा कोई भी सेट एग्जाम क्लियर हो गया एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट हमें इमीडिएटली जॉब मिल जाएगा, क्योंकि आप देखो जॉब के लिए फिर वैकेंसी निकलेगा, आप उसके लिए अप्लाई करोगे एंड जैसे आपको पता होगा दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट? तो फिर यस। उसके आगे मे बी वहाँ पे इंटरव्यू भी डेफिनेटली होता ही है। तो फिर हमेशा आपको जो स्टडी है या फिर आपका जो भी कोर्स कंटेंट है उसके साथ हमेशा टच में ही रहना है। आपको पढ़ाई बिल्कुल इससे इमीडिएटली छोड़ना नहीं कि हाँ, मेरा क्लियर तो हो गया, अभी क्या है, अभी तो मुझे भी जस्ट जॉब के लिए इंतज़ार इंतज़ार करना है। लेकिन वही है फिर, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई छोड़ोगे, रिविज़न नहीं करोगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ भी हट जाएगा। तो फिर आप जाके जब यस। इंटरव्यू दोगे कोई भी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ पे वही सेम क्वेश्चन जो आपने एग्ज़ाम में सॉल्व किया था, वही सेम क्वेश्चन का भी आंसर आप वहाँ पे ना कर पाओ। तो इसलिए ये गलती मत करो कोई भी स्टूडेंट, एंड ऐसे भी जो इंटरप्रिटेशन आप पहले ही मत रखो कि ये हो गया तो बस ठीक है, मुझे अभी कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा लाइफ सेट हो गया, नहीं। आप जब तक आपका जो भी एम है लाइक टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टू परस्यू पीएचडी, आप कुछ भी करो, वहाँ पे आपको फिर से और एक इंटरव्यू फेज़ में जाना पड़ेगा एंड उसके लिए जो क्वेश्चन्स आते हैं ना, उसी कंटेंट से ही आता है जिस जो भी आपने प्रिपेयर किया एग्ज़ाम के लिए। तो ये मेरे तरफ से है सबके लिए, थोड़ा-सा ये आप ध्यान में रखते हुए आपके प्रिपरेशन को कंटिन्यू यस। रखो। तो ठीक है, थैंक यू सो यस मच सर। पूजा फॉर यस। शेयरिंग योर स्टोरी, योर सक्सेस स्टोरी एंड सम मोटिवेशन पॉइंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। सो फिर एंड करते हैं हमारा ये बातचीत को। यस सर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।